हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स EDU। तो आज हम 11th नीट का जो PABT का सॉल्यूशन है जून बैच का, वो आज हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, एस सेंटीग्रेड एंड ए फ़ारेनहीट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहीट thermometer register 140 degree Fahrenheit. What is the fall in the temperature as registered by the centigrade thermometer? तो सेंटीग्रेड थर्मोमीटर में कितना टेम्परेचर डाउन होगा वो आपको बताना है। तो आपके पास देखो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहीट में, वो कितना दिया हुआ है आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है 140 डिग्री फ़ारेनहीट दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है, आपको कितना टेम्परेचर चेंज होगा ना वो सेंटीग्रेड में बताना है। तो आपके पास क्या रिलेशन है, तो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 140 माइनस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 C। तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, A 108 बनेगा इंटू आप 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा C। तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन करो तो आपके पास C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 9 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 6, तो यहाँ पे 60। तो आपके पास जो सेंटीग्रेड सेल्सियस में जो आंसर आ रहा है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। अभी आपको कितना है ना, आपको यहाँ पे डाउन कितना कम हो रहा है ना वो आपको बताना है। तो आपके पास जो बॉइलिंग वाटर था उसका टेम्परेचर आपके पास कितना होता है, वो आपके पास होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आपके पास टेम्परेचर कितना हो गया है, अभी आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो डेल्टा टी कितना होगा वो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री माइनस 60, तो आपके पास कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। इतना आपके पास क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आपके पास आंसर क्या कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज इनफाइनाइट इट मीन्स। तो आपके पास देखो स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो आप S को सब्जेक्ट करो तो S इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा M डेल्टा टी। अभी ये आपको कितना करना है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कब हो सकता है, जब 1/0 होगा, तब यहाँ पे 1/0। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो Q और M तो फिक्स होता है, तो डेल्टा T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल्टा T इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, T फाइनल माइनस T इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा, फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर आपका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा जिसमें टेम्परेचर कैसा होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखो नो चेंज इन टेम्परेचर, आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास आइस है, आइस का आपको मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ है, और उसका जो टेम्परेचर है आइस का वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। इज मिक्सड विथ 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो आपको जो मास दिया हुआ है वो किसका दिया है, वाटर का दिया हुआ है, वो भी कितना है 1 ग्राम है, उसके साथ आप मिक्स कर रहे हो, जिसका जो टेम्परेचर है वाटर का वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या बताना है, तो रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो आपको पता है आइस होगा ना, आइस वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जो वाटर होगा वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो आपको पता है Q एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q रिलीज। तो आपके पास एब्जॉर्ब कौन करेगा, आइस। तो आइस का जो आपके पास टेम्परेचर है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कभी भी आइस होता है ना, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो पहले वो कौन सी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, आइस है, आइस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं, ml लिख सकते हो, क्योंकि पहले वो आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, और प्लस अब उसका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, कितना हो जाएगा MS डेल्टा टी। ये किसके लिए, आइस के लिए है। सिमिलरली अब हीट को कौन रिलीज कर रहा है, वाटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर MS डेल्टा टी। ये किसके लिए, वाटर, वाटर, ये भी वाटर के लिए। ये किसके लिए, आइस के लिए है, ये भी किसके लिए, आइस के लिए है। अभी आपको पता है आपके पास जो एम दिया हुआ है आइस का वो कितना है आपके पास 1 ग्राम इंटू ये वैल्यू कितना आता है, वैल्यू आता है 80
अब यहाँ पे प्लस आइस का तो 1 ग्राम दिया हुआ है, इसका वैल्यू अब देखो इतनी एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो आइस होगा ना वाटर में कन्वर्ट हो चुका होगा, इस वजह से यहाँ पे वाटर के लिए 1 आता है। और डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पे जो आपके पास टेम्परेचर होगा वो 0 से मान लो इंक्रीज होकर कुछ हो गया तो टी माइनस आप 0 लिखोगे। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एम वाटर है तो वाटर का मास आपको कितना दिया हुआ है 1 ग्राम इंटू यहाँ पे 1 आएगा डेल्टा टी। तो इसका आपको टेम्परेचर 100 दिया था, तो हायर टेम्परेचर ऑलवेज आपको हायर माइनस लोअर लिखना है, तो मान लो इसका टी हो गया है। तो अब आप आगे बढ़ो तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, यहाँ पे आपके पास 80 प्लस टी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस टी। तो आपके पास क्या हो जाएगा 80 यहाँ पे ले लो तो 2t इज इक्वल टू 100 माइनस 80 हो जाएगा। तो 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो आपके पास टेम्परेचर कितना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में, ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आपके पास जो आइस का पीस है ना वो एक पर्टिकुलर हाइट से कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। जब वो नीचे आता है ना तब वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट पे होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी में कितना अमाउंट वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखा है क्वार्टर, इसका मीनिंग 1/4 पार्ट। तो आप क्या लिखोगे mgh इंटू 1/4, इतना वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे ही आइस होगा, आइस जनरली अगर देखो यहाँ पे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि आइस कितने टेम्परेचर पे है, तो आपको क्या समझना है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कभी भी आइस होता है, अगर आप उसको एनर्जी देते हो तो उसका फेज चेंज होता है, तो वो कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ml की। तो यहाँ से m कट होगा, आपको क्या बताना है, h का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से आपके पास h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 4L/G। तो h इज इक्वल टू 4, L का वैल्यू किसके लिए, आइस के लिए कितना आता है 80/G, G का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ऑलरेडी आपको है ना लेटेंट हीट ऑफ आइस का वैल्यू दिया हुआ है जूल पर केजी में, तो ये लेना बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू लो, तो 10 यहाँ पे 3.4 इंटू 10⁵ तो ये आपके पास जो आंसर आएगा, ये आंसर आपके पास किस में आ जाएगा, मीटर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 13, एक पॉइंट है तो 13.6, और ये यहाँ से कट होगा तो 10⁴। आपको किस में आंसर बताना है, किलोमीटर। तो किलोमीटर सेट करने के लिए यहाँ पे 10⁵ सेट करना होगा। 10⁵ सेट करने के लिए इसको मुझे ब्रेक करना होगा, 10⁴ को एक 10⁵ लिखूंगा, एक इंटू 10 लिखूंगा। तो h इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 इंटू 10⁵ मीटर। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोमीटर। तो 136 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 136, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको क्या बोला है, इफ़ ए ग्राफ इज प्लॉटेड taking the temperature in Fahrenheit along y-axis and the corresponding temperature in Celsius along the x-axis, it will be a straight line। अच्छा देखो आपको है ना ग्राफ बनाना है, मान लो यहाँ पे आपके पास y एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे आपको क्या लेना है, y एक्सिस पे आपको लेना है f, यहाँ पे आप f ले लो, और x एक्सिस पे क्या लेना है आपको, सेल्सियस। तो यहाँ पे c ले लो, डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो उनके लिए आप क्या बोल सकते हो, तो देखो पहले तो आपको f और c के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो आपको पता है f इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 आता है। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा m, ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपने 0 सब्सटीट्यूट कर दिया तो y इज इक्वल टू आपके पास 32 आएगा। कब, जब आपने डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना सब्सटीट्यूट किया है, 0। तो 32 का वैल्यू कहीं पे यहाँ पे आएगा, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आएगा। तो आपको क्या बताना है, हैविंग ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, कहाँ पे है, y पे है। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
हीट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बाय। अब आपको पता है जो हीट वैक्यूम में ट्रैवल होती है ना, बाय रेडिएशन की वजह से ट्रैवल होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ने आपको पता है विन्स लो क्या होता है। विन्स लो आपके पास जो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/t के प्रोपोर्शनल होती है। तो आपके पास लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके पास, ऑप्शन 1। आगे देखो, तो कलर ऑफ शाइनिंग ब्राइट स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो आपको देखो आपके पास जो सन का टेम्परेचर होता है ना, वो अल्टीमेटली उसका जो टेम्परेचर कितना है ना उसको प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, टेम्परेचर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन एटॉमिक एक्सप्लोजन वाज। अच्छा इतने आपको, अच्छा वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 2.93 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। गिवन दैट विन्स कांस्टेंट, आपको बी का वैल्यू दिया हुआ है 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो आपको क्या बताना है, द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अच्छा मैक्सिमम आपको टेम्परेचर बताना है, टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है मीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, क्या करोगे आप करोगे लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो आपको टेम्परेचर बताना, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई लेमडा। बी का वैल्यू कितना है आपके पास, बी का वैल्यू है 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। और यहाँ पे लेमडा आपके पास, लेमडा कितना दिया है 2.93 इसका 10⁻10 और ये भी मीटर, मीटर कट हो जाएगा। आंसर जो टेम्परेचर का आ जाएगा वो केल्विन में आएगा, ये भी कट होगा आपके पास। तो ये ऊपर जाएगा 10⁻10⁻³ केल्विन। तो आपके पास कितना हो जाएगा 10⁻7 केल्विन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ए ब्लैक बॉडी इज एट ए टेम्परेचर ऑफ। अच्छा आपके पास जो एक ब्लैक बॉडी है ना उसका जो टेम्परेचर है वो आपको दिया हुआ है 5760 केल्विन। अभी आपको क्या बताना है, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ। अच्छा आपको वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा वेवलेंथ का वैल्यू आपको लेमडा 1 दिया हुआ है 250 नैनोमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो एनर्जी है ये U1 है। अब आगे आपके पास जो दूसरी एनर्जी है U2, उसकी जो वेवलेंथ है आपके पास वो कितनी है 500 नैनोमीटर। अभी आप, अच्छा और आपके पास थर्ड इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, आपके पास जो थर्ड वेवलेंथ है वो कितनी है 1000 नैनोमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी है U3 है। और आपके पास विन्स कांस्टेंट बी का वैल्यू दिया हुआ है 2.88 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर केल्विन। आपको क्या बताना है, नीचे यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, ये आपके पास ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है, तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, इसका मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिल सकती है। तो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसे मिलेगी, आपके पास विन डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज़ करो आप। तो लेमडा एम ये मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज इक्वल टू बी बाई क्या लिख सकते हो आप, टी लिख सकते हो। तो आपके पास लेमडा, अच्छा बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 2.88 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर केल्विन। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया है आपको 5760। तो देखो यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट है, ऊपर 4 डिजिट आप सेट करो तो लेमडा एम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास 28812 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 कम हो जाएगा 10⁻³ आएगा नैनोमीटर केल्विन। और यहाँ पे 5760, तो ये कितने से कट होगा, 2 से कट हो जाएगा। तो ये आप 1/2 को 0.5 लिख सकते हो, यहाँ पे 10⁻³ नैनोमीटर केल्विन। तो लेमडा एम इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3 आपके पास 3 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 500 नैनोमीटर केल्विन से, ये केल्विन है ना, केल्विन से केल्विन कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये केल्विन नहीं आएगा। तो आपके पास ये जो ब्लैक बॉडी है उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है U मैक्स, ये क्या होगी U मैक्स होगी, मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितने आ रही है
500 नैनोमीटर। तो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी अब 500 कहीं पे है, हाँ है, तो ये आपके पास एनर्जी होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो यू मैक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, U2। तो अब आपके पास जो मैक्सिमम एनर्जी है, सबसे मैक्सिमम, वो कौन सी होगी, U2 होगी। तो आपको क्या लिखना है इसमें देख लो कौन सा U2 कहाँ पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे U2 मैक्सिमम है, यहाँ U2 मिनिमम बता रहा है, और यहाँ पे U3 और U1 पे हमें कुछ नहीं पता, हमें U2 पे बताना है। तो U2 तो कैसा होगा, मैक्सिमम ही होगा। कोई भी एनर्जी आप ले लो, U1 ले लो या फिर U3 ले लो, उससे मैक्सिमम एक ही ऑप्शन है यहाँ पे मैच हो रहा है, ऑप्शन 3। आगे देखो आप, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, in a certain planetary system it is observed that one of the celestial bodies having a surface temperature of, आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है 200 केल्विन, emits radiation of maximum intensity near the wavelength। अच्छा, वो आपको क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो वेवलेंथ है उसका वैल्यू आपको दिए, यह है 12 माइक्रोमीटर। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए नियर बाई स्टार विच इमिट्स लाइट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट वेवलेंथ। तो आपको अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग देखो, ये अगर वो वेवलेंथ इमिट करेगा, इसका वेवलेंथ का आपके पास वैल्यू कितना है 4800 एंगस्ट्रॉम। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो टेम्परेचर होगा ना T2, उसका वैल्यू आपको बताना है। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो आपको पता है विंस डिस्प्लेसमेंट लो लैम्बडा इंटू टी ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो लैम्बडा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 T2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट। तो आपको तो किसका वैल्यू बताना है, T2 का। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1 T1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2। तो लैम्बडा 1 का वैल्यू आपके पास कितना है 12 माइक्रोमीटर इंटू T1 200 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 4800। यहाँ पे आपके पास एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप इसको सोल्व करो, तो आपके पास क्या हो जाएगा T2 यहाँ पे 24, यहाँ पे 00 आ जाएगा, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, यहाँ पे 4800 और यहाँ पे आ जाएगा -10, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 1/2, ये ऊपर जाएगा, तो 10 - 6 तो ये 4 होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 को 0.5 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हो। तो अब 4 से, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 4.4, आप आगे शिफ्ट करो पॉइंट, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5000, ऑप्शन ए। इसका आंसर किस में आएगा आपके पास, केल्विन में आ जाएगा, क्योंकि आपको जो टेम्परेचर स्टार्टिंग वाला दिया है वो केल्विन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे 3 स्टार है A, B एंड C हैविंग सरफेस टेम्परेचर TA, TB एंड TC रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आगे देखो, तो स्टार कैपिटल A है, एपियर ब्लूइश, और जो दूसरा जो स्टार B है वो आपको रेडिश दिख रहा है, और जो स्टार C है वो आपको येलोइश दिख रहा है। तो किसका टेम्परेचर आपको ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है, वो आपको बताना है। देखो कभी भी टेम्परेचर से अगर आपको कलर पे कमेंट करना है, तो आपको पता है, देखो आपके पास जो 7 कलर होते हैं विब जी योर, तो यहाँ पे देखो रेड कलर होता है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। और आपके पास जो वायलेट होता है उसका टेम्परेचर कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो इस डायरेक्शन में जाते हो तो आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो आपको देखो पहले तो अब देख लो यहाँ पे आपके पास कहाँ पे कलर है। एक तो आपके पास जो TA है, TA वो किसके करस्पॉन्डिंग है, आपके पास ब्लूइश। TB है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, आपके पास रेडिश। और TC है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, आपके पास येलोइश। तो देखो सबसे पहले इस तीनों कलर में से कौन सा कलर आएगा, देखो यहाँ से टेम्परेचर कम हो रहा है, तो सबसे पहले V नहीं है, I नहीं है, B है, B मीन्स ब्लूइश, तो B है तो इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, TA सबसे ज़्यादा मीन्स ऐसे लिखूँगा, ग्रेटर देन। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा Y मीन्स येलोइश मीन्स TC। अब उससे कम सबसे लास्ट रेडिश मीन्स R सबसे पीछे आएगा, तो इसका कौन सा है TB, ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, देख लो।
ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको पता है, देखो कोई भी ब्लैक बॉडी होती है वो अपने में से जो एनर्जी इमिट करती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4 पावर होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आप देखो कहाँ पे लिखा है पावर ऑफ 4, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन द टेम्परेचर ऑन आइडियल गैस स्केल। तो फोर्थ रूट, यहाँ पे रूट लिखा हो, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑन द आइडियल गैस स्केल, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द टेम्परेचर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम, तो आपको देखो T1 दिया हुआ है 7 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया है आपको 287 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से यहाँ तक कर रहे हो तो आपके पास जो रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इंक्रीजेज बाय, तो आपको एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी ना, मीन्स रेशियो आपको बताना है। तो आपको पता है देखो एनर्जी होती है ना वो टेम्परेचर की जो पावर होती है उसकी फोर्थ के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे आप E1/E2 लिखोगे इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे T1/T2, उसकी पावर कितनी आ जाएगी, उसकी पावर 4 आएगी। यहाँ पे मेन जो चीज़ होती है ना वो क्या होती है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है ना वो ऑलवेज आपको केल्विन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टेम्परेचर है T1 7, वो अगर इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास है 287, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड करोगे। अब होल का पावर कितना है आपके पास 4 है, तो यहाँ पे E1/E2। अभी आप आगे बढ़ो तो यहाँ पे E1/E2 यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, तो 7 8 9 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा, 7 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास है 2। अब सिमिलरली यहाँ पे ऐड करो तो 7 8 9 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे इसको आप कट करो तो कितने से कट होगा आपके पास, यहाँ पे 2 से, तो आपके पास जो इसका वैल्यू आएगा E1/E2 क्या आ जाएगा 1/2 रेज़ टू 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 E1/E2। अब आपको कितना इंक्रीज हुआ है वो बताना है, तो आप E2 को ऊपर लो, E1 को नीचे लिखो, तो ये कितना हो जाएगा 16/1। तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखो द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो लिखते हैं TA और TB का, और ये जो आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है। अब आपको क्या बताना है, द रेशियो ऑफ कैपिटल HA/HB ऑफ द रेट्स ऑफ हीट रेडिएटेड बाय देम इज। तो देखो आपको है ना जो दोनों आपके पास बॉडी है उसमें से जो एनर्जी इमिट हो रही है उसका रेशियो बताना है HA/HB। तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10T⁴, तो यहाँ पे क्या आएगा, होल का पावर 4 आ जाएगा। तो अब देखो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको पता है आपको ऑलवेज टेम्परेचर किस में सब्स्टिट्यूट करना होता है, केल्विन में। तो HA/HB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टेम्परेचर है 727 प्लस 273, आपको 273 ऐड करना होगा दोनों में, तो आप दोनों में ऐड कर दो, होल रेस्ट टू कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 00 10। अब यहाँ पे सिमिलर नीचे देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10, यहाँ पे 1 7 8 9 10 0 1, तो 3 4 5 6, रेस्ट टू कितना हो जाएगा 4, ये दोनों कट हो जाएगा। तो HA/HB इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 5 × 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 3 × 2 लिख सकते हो, ये दोनों कट हो जाएंगे, रेस्ट टू 4। तो यहाँ पे 3 3 3, तो यहाँ पे 3 3 3 कितनी बार करना है आपको 4 टाइम्स, और ये 5 5 आपको कितनी करना है 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 9, ये भी कितना हो जाएगा 9। तो नीचे आपके पास जो आ जाएगा वो 81 आ जाएगा, ये कितना होगा 25
इंटू 25, तो 25 इंटू 25 625 डिवाइडेड बाई 81। आपके पास कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या बोल रहे, ए ब्लैक बॉडी इज ए टेम्परेचर, आपको ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर दिया हुआ है ना वो 300 केल्विन दिया हुआ है। इट इमिट्स एनर्जी एट ए रेट विच प्रोपोर्शनल टू, आपको अच्छा, तो एनर्जी जो इमिट होगी, मान लो एनर्जी ई जितना इमिट कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो एनर्जी को इमिट करती है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टेम्परेचर यहाँ पे 300 आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 17, ए ब्लैक बॉडी रेडिएट्स, अच्छा आपको यहाँ पे पावर दिया हुआ है, इतना पावर रेडिएट कर रही है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो टेम्परेचर दिया है 227 डिग्री सेल्सियस दिया है। अभी आपके पास जो टेम्परेचर है इसका चेंज होकर अगर आपके पास 7 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपके इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर होगा ना वो कितना होगा वो आपको बताना है। तो आपको पता है पावर अगर आप दोनों का रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको तो P2 बताना है तो P2 को ऊपर रखो, P1 को नीचे रखो, तो यहाँ पे T2 आएगा, यहाँ पे T1 आएगा और होल रेस्ट 2 पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास T2, आपको ऑलवेज जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है वो किस में करनी होती है? केल्विन में। तो यहाँ पे 273 ऐड करो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 8 9 10, यहाँ पे हो जाएगा 1000 और यहाँ पे आप 273 ऐड करो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 345500। अब यहाँ पे आप कट करो तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2, तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू 2⁴, तो ये 16 हो जाएगा। आपके पास P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16P1, तो 16P1 का जो वैल्यू आपके पास है वो कितना है? 20, तो यहाँ पे 0 12, यहाँ पे 2 3, तो 320 आपके पास ये आंसर होगा, वो वोट में आ जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 320, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन ए लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर ऑफ, आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस एयर का जो टेम्परेचर है, टेक्स 12 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। द टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस वुड बी नियरली मिनट। अच्छा, तो देखो आपके पास पहले तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ना, सराउंड, इसका मीनिंग है सराउंडिंग का टेम्परेचर, वो कितना आपको दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहले आपके पास जो डेल्टा टी का चेंज हो रहा है, T1 T2 दो सिचुएशन है आपके पास। T1 कितना है आपके पास? 80 डिग्री सेल्सियस और आपके पास T2 कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो आपको टाइम लग रहा है वो T1 कितना लग रहा है आपके लिए? 12 मिनट। अब सिमिलरली आपके पास जो सेकंड सिचुएशन बन रही है, T1 डैश इज इक्वल टू आपके पास है 70 डिग्री सेल्सियस। अब T2 डैश आपके पास कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको टाइम लगेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या किसका यूज़ करोगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में डायरेक्ट मैं रेशियो ले रहा हूँ। अच्छा, हमें किसके लिए बताना है? T2 के लिए बताना है। तो सबसे पहले जो आपके पास डेल्टा T बाई T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये नया है और यहाँ पे T2 जो आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है? नीचे भी कांस्टेंट क्या आता है? यहाँ पे किसका आता है? ऑब्जेक्ट का आता है माइनस सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट माइनस सराउंडिंग, यहाँ पे T ऑब्जेक्ट माइनस T सराउंडिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ से K से K कट हो जाएगा। तो सबसे पहले में जो चेंज होगा आपके पास 80 माइनस 70, तो ये कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 12 मिनट डिवाइडेड बाय, आपके पास सेकंड के करस्पॉन्डिंग चेंज होगा वो भी कितना है? 10 का ही है। तो 10 इसके करस्पॉन्डिंग टाइम आपके पास है T2 इज इक्वल टू K से K कट हो गया। अब फर्स्ट ए वाला जो सिचुएशन है ना, उनके लिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा? मिड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। तो 70 और 80 का जो मिड पॉइंट होता है वो 75 होता है। तो यहाँ पे आप 75 लिखोगे माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिवाइडेड बाय, आपके पास सेकेंड जो
सिचुएशन है उसमें आप कौन सा टेम्परेचर लोगे, मिड पॉइंट। तो 60-70 का जो मिड पॉइंट होता है 65, और यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स ही है, कितना है वो 25 है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या कितना बचेगा, यहाँ से 5 से 5 तो पहले कट हो जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4, 5, 6 तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ से 0 0 कट हो जाएगा और ए देखो यहाँ पे ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ए ऊपर चला जाएगा तो 10 से ए 10 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे T2 बाई क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 से कट होगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो आप तो कितना हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 15 मिनट। आपके पास आंसर आ जाएगा 15 मिनट, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक कप ऑफ कॉफ़ी कूल्स फ्रॉम, तो एक आपके पास जो कप है ना, कॉफ़ी का एक कप है, उसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 आपके पास है वो है 90 डिग्री सेल्सियस में से वो चेंज होकर कितना हो रहा है T2 हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए जो टाइम लग रहा है T1 इज इक्वल टू T लग रहा है T मिनट। अभी व्हेन द रूम टेम्परेचर इज, अच्छा रूम का जो टेम्परेचर है, रूम मीन सराउंडिंग, एस का मीनिंग है सराउंडिंग, आपको कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो द टाइम टेकन बाय सिमिलर कप ऑफ द कॉफ़ी टू कूल फ्रॉम, तो अभी सिमिलरली आपके पास जो कप है ना उसका जो टेम्परेचर चेंज है तो T1 डेज वो कितना है आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस। अब चेंज होकर कितना हो रहा है T2 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए आप, अच्छा टेम्परेचर तो सराउंडिंग का सेम ही रहेगा, तो इसके लिए आपके पास जो टाइम लगेगा T डेज, उसका वैल्यू आपको बताना है। देखो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज़ करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ऊपर कौन सा टेम्परेचर आएगा, ऊपर चेंज इन टेम्परेचर आएगा, तो ऊपर चेंज इन टेम्परेचर कितना है 90 माइनस 80 तो मीन्स 10 है, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम T1 है। और आपके पास जो सेकंड सिचुएशन है इसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20 80 माइनस 60, और इसके लिए जो टाइम है T डेज वो आपको निकालना है, इज इक्वल टू आप K, और नीचे भी आ जाएगा K, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा नीचे। तो सबसे पहले आपके पास आता है ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो लिखना होता है, तो 80 और 90 दोनों का मिड पॉइंट 85 माइनस, और यहाँ पे दूसरे के लिए 60 80, तो यहाँ पे आप 70 लिखोगे 70 माइनस। तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कितना है 20 है, वो तो फिक्स रहने वाला है 20, यहाँ पे भी 20, ये कट हो जाएगा। तो ए आपके पास है ना T1 है, अच्छा तो ए 0 से 0 कट होगा, तो आप क्या लिखोगे T डेज अपॉन यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2T1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 65 बचेगा और नीचे आपके पास कितना आएगा, अच्छा आपके पास फर्स्ट सिचुएशन में, ठीक है, और नीचे आपके पास कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो क्या ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा T डेज बाई T इज इक्वल टू 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा T डेज बाई T इज इक्वल टू, नीचे 100 हो जाएगा और ऊपर 65 इंटू 4, तो T डेज बाई T इज इक्वल टू यहाँ पे 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 24 प्लस 2 26, 0 0 कट होगा, तो T डेज बाई T इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको आप 5 इंटू 2 लिख सकते हो, 13 इंटू 2 लिख सकते हो, तो T डेज इज इक्वल टू 13 बाई 5 T आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 13 बाई 5, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आपके पास बीकर है और आपके पास जो गर्म पानी है ना उसके अंदर आपने रखा हुआ है इफ़ इट कूल फ्रॉम, अच्छा तो अभी इसका जो टेम्परेचर है ना वो चेंज हो रहा है, तो T1 आपके पास कितना 80 डिग्री सेल्सियस, आपके पास जो T2 है वो कितना है 75 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो टाइम लग रहा है T1 इज इक्वल टू T1 ही है।
अभी आपके पास वही जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, वो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। T1 आपके पास है, T1 डेज 75 डिग्री सेल्सियस, और T2 है आपके पास 70 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे आपके पास, ठीक है, अब इसके लिए जो टाइम लगेगा आपके पास वो कितना है। सबसे पहले इसके लिए T1 दिया हुआ है, फिर इसके लिए T2 दिया हुआ है, और थर्ड आपके पास जो टेम्परेचर है T1 T2 यहाँ पे डबल डेज कर दो। तो फर्स्ट के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना है 70 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे के लिए 65 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो कौन सा है, T3 है। अब सुनो, देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर का चेंज है ना वो कितना है, डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री। यहाँ पे भी डेल्टा टी का जो चेंज है वो कितना है, डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे भी डेल्टा टी का चेंज है वो कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में हायर टेम्परेचर पे होता है तो स्टार्टिंग में उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत तेज़ी से गिरता है, उसके बाद सेम अमाउंट का टेम्परेचर कम होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो सबसे जो कम टाइम होगा ना वो कौन सा होगा, T1 होगा। उसके बाद टाइम आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ए बॉडी टेक्स 4 मिनट्स टू कूल फ्रॉम, अच्छा इतने से इतने टेम्परेचर तक जाने में वो कितना टाइम लगा रहा है, 4 मिनट। तो आपको इतने से इतने टेम्परेचर पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। रूम टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, T1 100 डिग्री सेल्सियस, T2 70 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो टाइम लग रहा है कितना है, 4 मिनट है। अभी आपके क्या करना है, अभी वही T1 डेज 70 डिग्री सेल्सियस से T2 कितना जा रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए जो आपको टाइम लग रहा है वो आपको बताना है। सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, T सराउंडिंग कितना दिया है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप देखो, इसको सोल्व करो तो आपको कौन सा बताना, T2 बताना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 30, इसके लिए टाइम कितना लग रहा है 4 मिनट डिवाइडेड बाय। अब सेकंड सिचुएशन में अब टाइम T2 निकालना है। T2 नीचे आएगा और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे K, यहाँ पे भी K, और यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट सिचुएशन है उसके मिड पॉइंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो 30 का मिड पॉइंट 15, तो 70 80 85, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दोनों का सब्सट्रैक्शन 5 6 7, तो यहाँ पे भी 15 8 करो तो 40 50 55, यहाँ पे भी 55 हो जाएगा, माइनस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है कितना है 15 है, यहाँ पे भी 15 आएगा, यहाँ पे भी 15 आएगा। K से K कट होगा, 30 से 30 कट होगा, तो T2 बाई 4 मिनट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से 5 कट हो जाएगा, यहाँ पे 7 0 और यहाँ पे 4 0, ये कट हो जाएगा, 4 से ये 4 कट हो जाएगा, मिनट बचेगी यहाँ पे आ जाएगी, तो T2 इज इक्वल टू 7 मिनट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 आ जाएगा तो आपके पास 7 मिनट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, आपके पास जो कंटेनर है ना उसमें एक आपके पास गर्म पानी है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या हो रहा है, तो उसका 100 से 80 होने तक आपके लिए जो टाइम लगता है ना वो T1 है। अभी सेम आपके पास, अब ये जो 80 था तो 80 में से 60 होने के लिए जो टाइम लग रहा है ना वो आपके पास T2 है। देखो यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, 100 में से कितना हुआ 80, तो यहाँ पे कितना है 20 है। फिर 80 में से कितना हो रहा है 60, तो यहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20 है। तो आपको सेम प्रीवियस वाला हमने जो क्वेश्चन देखा था ना, स्टार्टिंग में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरता है, उसके बाद टाइम सेम टेम्परेचर गिरने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपके पास जो T2 होगा ना वो कैसा होगा, बड़ा होगा T1 से। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखो सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास चेंज इन टेम्परेचर, फर्स्ट सिचुएशन में कितना चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना दिया है 5 मिनट डिवाइडेड बाय। अब सेकंड सिचुएशन आपके पास यहाँ पे भी कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए आपको टाइम बताना कितना होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी K, यहाँ पे भी K।
अब यहाँ पे आपको मिड पॉइंट लेना होगा, तो 60, 70, 75 हो जाएगा। 75 माइनस सराउंडिंग का कितना दिया हुआ है आपको, 20 दिया हुआ है। अब सेकेंड सिचुएशन आपके पास यहाँ पे 60 से 30 हो रहा है, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 45 और यहाँ पे है 20। तो यहाँ पे आप देखो आगे तो क्या होगा, यहाँ पे 30 से 30 कैंसिल होगा, t/5 मिनट, t/5 मिनट इज इक्वल टू, यहाँ से k कट हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 कम करोगे तो 2 तो आपको t इज इक्वल टू 5 इंटू 5/2। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 5 बचेगा तो t-11 मिनट, 11 मिनट। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऑब्जेक्ट को खींचता है अपनी ओर, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास जो पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो कन्वेक्शन होता है ना, उसमें पार्टिकल मोशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, इस वजह से आपके पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, कन्वेक्शन आ जाएगा। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक ब्लैक बॉडी के लिए आपको है ना यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन वर्सेस आपको फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा। देखो एनर्जी और जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और सिमिलरली आपके पास जो एनर्जी होती है टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, और आपको उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे एनर्जी भी इंक्रीज हो रही हो, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा हो और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही हो। देखो यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन आपके पास कहाँ पे मिलेगा, टेम्परेचर यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है, इस प्रीवियस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो नहीं पॉसिबल ही नहीं है। ये भी अच्छा ये आगे जा रहा है, बट ये जो पीक हो रहा है ना, पीक वो कम हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये पीक है ना, पीक वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड पे, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर देखो, यहाँ पे 1500, 2500, 3500, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी आपके पास दूसरा ग्राफ है, यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था, तो यहाँ पे भी आपको वेवलेंथ दिया हुआ है। तो आपको पता है इंटेंसिटी और जो वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे से। तो अगर आप क्या करोगे, इंटेंसिटी मीन्स ये अल्टीमेटली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, विंड डिस्प्लेसमेंट लो याद करो, T प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपको T2 बड़ा बताया है यहाँ पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है ये। तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वेवलेंथ पीछे आ रही है, मीन्स कम हो रही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कैपिटल E जूल पर सेकेंड। द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ दिस ब्लैक बॉडी एट 273 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो आपको क्या बताना है, अल्टीमेटली आपको बताना है रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी। तो देखो आप एक काम करो, E2/E1 का रेशियो ले लो, इज इक्वल टू क्या होगा, T2/T1 रेस टू 4 हो जाएगा। तो आपको तो ऑलवेज यहाँ पे टेम्परेचर किस में सब्स्टिट्यूट करना होता है, केल्विन में। तो T1 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 + 273 हो जाएगा, 273 है तो 273 + 273 हो जाएगा, रेस टू कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे अब E1 की जगह तो आपको क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 2 टाइम्स 273 और नीचे 273, रेस्ट टू कितना है, यहाँ पे 4 है, ये कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16। तो आपके पास E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16E। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 9 to 7 डिग्री सेल्सियस। तो अच्छा, आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है इमिटेड एनर्जी। तो E1/E2 आप क्या लिखोगे, अच्छा ऑलवेज आपको टेम्परेचर किस में सब्स्टिट्यूट करना होता है, केल्विन में। तो यहाँ पे 273 प्लस 227 डिवाइडेड बाई 273 प्लस 927 रेस टू 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 8 करो तो 7 8 9 10 0, यहाँ पे 1 आएगा, 7 8 9 10 0, यहाँ पे 1 आएगा, 9 10 11 और यहाँ पे 12, 00 00 कट हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो E1/E2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 256 हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, 256 वाला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको, अच्छा यहाँ पे इतने टेम्परेचर पे कोई आपके पास ब्लैक बॉडी है, तो उसमें से जो एनर्जी इमिट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो आपको बताना है। तो आपको पता है जो एनर्जी इमिट होती है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होता है वो उसके रेस टू 4। तो यहाँ पे 727 ये डिग्री सेल्सियस में, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273, इसका पावर कितना लिखोगे आप, 4 लिखोगे। तो E प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 आएगा 0 और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 1 0 रेस टू कितना है पावर 4। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 1। अभी आपको क्या बताना है, देखो आपके पास जो सन है ना, उसका जो स्फीयरिकल आउटर सरफेस है, उसकी जो रेडियस है वो आपको कितना दिया हुआ है, स्मॉल r दिया हुआ है। रेडिएटिंग लाइक ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है स्मॉल t डिग्री सेल्सियस है। तो पावर रिसीव्ड बाय ए यूनिट सरफेस नॉर्मल टू द इंसिडेंट रेज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन इज। अच्छा देखो, आपके पास एक यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, एक आपके पास सन है, उसका जो रेडियस है ना आपको कितना दिया हुआ है, स्मॉल r दिया हुआ है। तो अगर आप सेंटर से कितना डिस्टेंस पे जाओगे, कैपिटल R डिस्टेंस पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको कितना पावर रिसीव होगा वो आपको बताना है। तो आपको पता है, देखो एनर्जी पर आपको एरिया बताना है। तो एनर्जी कितनी होती है 6 इंटू एरिया, ये किसका आएगा, सन का आएगा। यहाँ पे T⁻² कितना आता है 4, ये किसका है, सन का है। और यहाँ पे आपको कहाँ पे फाइंड करना है, R रेडियस पे। तो R रेडियस पे आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना 4πr² होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा सिग्मा, अब इसका आपके पास एरिया कितना हो जाएगा 4π स्मॉल r², 4π कैपिटल R², और यहाँ पे T⁻⁴, यहाँ पे सन आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो आपके पास, और दूसरा आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अच्छा ये जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो आपके पास जो टेम्परेचर होता है ऑलवेज आपको किस में सब्स्टिट्यूट करना होता है, केल्विन में। 273 आपको ऐड करना होगा। तो अभी आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा यहाँ पे, और यहाँ पे r² अपॉन कैपिटल R², और यहाँ पे t इज इक्वल टू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, स्मॉल t प्लस 273/4 आप यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये आपके पास सिग्मा है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा, नीचे r² आ रहा है, अच्छा ओनली r² ऊपर स्मॉल r², सिग्मा t प्लस 273, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा आपके पास ऑन द सेल्सियस स्केल द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज एट। तो आपको पता है केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273 होता है। तो आपको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो का मीनिंग केल्विन को जीरो करना है। तो केल्विन की जीरो कर दो तो C प्लस 273 पॉइंट एग्जिट, यहाँ पे तो 15 होता है 15। तो आपके पास क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू -273.15, कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ऑन सेंटीग्रेड स्केल द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 30 डिग्री, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना इंक्रीमेंट होगा ना वो आपको बताना है। तो आपको बता देखो F इज इक्वल टू 9/5
डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आप चेंज की बात करोगे तो यहाँ पे 9/5 डेल्टा सी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0। तो आपको यहाँ पे कितना इंक्रीज करना है 30 डिग्री, और आपको फ़ारेनहाइट में कितना इंक्रीज होगा वो बताना है। तो 9/5 यहाँ पे आप कितना लिखोगे 30, तो कितने 6 से कट होगा, ये कितना हो जाएगा 54, आपके पास 54 आ जाएगा। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में से आपको जो दो स्केल दिया है, एक तो आपको टी यहाँ पे जो आपके पास है टी क्यू स्केल है, और दूसरा आपके पास है टी पी स्केल, ये है आपके पास है टी पी स्केल। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो रिलेशन होगा ना, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्यू स्केल की बात करो तो क्यू स्केल देखो, यहाँ पे आप रैंडम टेम्परेचर ले लो टी क्यू, तो आपको क्या करना है हायर लिमिट, अच्छा एक क्यू है, आपको क्या करना होता है कोई भी रैंडम टेम्परेचर टी क्यू माइनस लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे 0 है, डिवाइडेड बाय टोटल यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी रैंडम टेम्परेचर ले लो, ये जो आपके पास रैंडम टेम्परेचर है ना स्मॉल टी पी है, तो यहाँ पे टी पी माइनस यहाँ पे जो लोअर लिमिट आपके पास है वो कितनी होगी, यहाँ पे टोटल आपको कितना दिया है 180 दिया है, यहाँ पे 150 दिया है, तो ये 30 हो जाएगा, 30 अपॉन कितना हो जाएगा 150, तो आपको टी क्यू अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा टी पी माइनस 30 अपॉन 150, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो आपके पास एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, वो कितना रीडिंग वहाँ पे शो कर रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, किसके करस्पॉन्डिंग, तो मेल्टिंग आइस। तो आपको पता है आइस मेल्ट कितने टेम्परेचर पे होता है। सिमिलरली आपको स्टीम का जो टेम्परेचर दिया हुआ है, द करेक्ट टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल विल बी, देखो आपको है ना एब्सोल्यूट स्केल का मीनिंग आपको कौन सा स्केल समझना है, केल्विन स्केल, तो यहाँ पे आपके पास है के स्केल, और दूसरा आपके पास कौन सा है, यहाँ पे आपके पास है जो आपको फॉल्टी थर्मोमीटर दिया है वो। देखो यहाँ पे जो आपके पास आता है ना, यहाँ पे मेल्टिंग आता है, तो मेल्टिंग के करस्पॉन्डिंग आपको कितना दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास जो स्टीम के करस्पॉन्डिंग कितना है 95 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में आपको पता है यहाँ पे 273 और यहाँ पे 373 आता है, और यहाँ पे आप रेंडमली वैल्यू सिलेक्ट करते हो, तो आपको कब का वैल्यू बताना है, जब आप अच्छा द करेक्ट टेम्परेचर ऑन द, जब आपके पास जो फॉल्टी थर्मोमीटर है उसमें रीडिंग कितना आ जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस, तब आपको केल्विन स्केल में कितना टेम्परेचर आएगा वो बताना है। तो देखो आप कैसे कर सकते हो इसको सॉल्व, के माइनस 273, अब इस दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 41 माइनस 5 डिवाइडेड बाय आप कितना करोगे 95 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से एक जीरो कट हो जाएगा, तो k माइनस 273 अपॉन 10, तो यहाँ पे माइनस 5 करोगे तो 36, यहाँ पे 4 आएगा, तो 10 वहाँ पे जाएगा, तो 40 प्लस 273 इज इक्वल टू आपको k मिलेगा, तो k इज इक्वल टू यहाँ पे 0, अच्छा यहाँ पे 8 करो 40 को, तो यहाँ पे 3 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 313 आपके पास टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा, 313 ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, तो आपको क्या बोल रहे हैं, ए रोड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस स्मॉल r इज हेल्ड बिटवीन टू रिजिड वॉल्स सो दैट इट इज़ नॉट अलाउड टू एक्सपांड, इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द फोर्स डेवलप्ड इन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो आपको पता है देखो यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या होता है F बाई ए डेल्टा L बाई एल। तो आपके पास जो फोर्स डेवलप होगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई ए डेल्टा L बाई एल। अब यहाँ पे जो आपके पास एरिया आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आपके पास जो रोड होता है ना उनका, तो यहाँ पे तो सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा, और आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आपके पास कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके पास देखो एक सर्कुलर मेटालिक डिस्क है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और उसमें एक आपने ना स्मॉल सर्कुलर कैविटी
यहाँ पे बनाया उसका रेडियस है स्मॉल आर। तो अगर इस सिस्टम को आप हीट करोगे तो आपके पास ये जो रेडियस होगी ना, इसका रेडियस आपको दिया है स्मॉल आर और ये है आपके पास एक कैपिटल आर, दोनों में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, बोथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ए क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट while the temperature remains constant is known as। देखो, अगर आपके पास टेम्परेचर सेम रहता है और फेज का चेंज होता है तब आपके पास कौन सी हीट आप डिपेंड करते हो, लेटेंट हीट। बट यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड के लिए आपको फ्यूजन लिखना होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑप्शन डी हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो आपके पास होता है ना, वो आप प्रेशर इंक्रीज करते हो ना तो वो डिक्रीज होता है। देखो आपके पास ऐसा ग्राफ होता है ना, यहाँ पे आपके पास P होता है, यहाँ पे आपके पास T होता है, इसका ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ना, इस ये ग्राफ यहाँ पे इस लाइन पे, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आप अच्छा आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो ये क्या ये कम हो रहा है ना टेम्परेचर, ये यहाँ पे होता है, ये आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो कौन सा हो जाएगा, आप डिक्रीज होगा जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, ऑप्शन 2। उसके बाद आपके पास 39, आपको अच्छा वाटर का मास दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर कितना है 80 ग्राम, उसका टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। अब उसको आप है ना लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस के साथ मिक्स कर रहे हो, तो ब्लॉक किसका है, आइस का है, तो आइस का टेम्परेचर आपके पास कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। द मास ऑफ आइस दैट मेल्ट इज, तो कितना आपके पास जो आइस होगा ना, आइस वो क्या होगा, मेल्ट होगा, उसका आपको बताना है। देखो आइस मेल्ट होगा, यहाँ पे आपके पास दो सिचुएशन है, एक एनर्जी को रिलीज करेगा, एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो Q रिलीज्ड इज इक्वल टू Q एब्जॉर्ब। अब देखो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है यहाँ पे, तो क्या आइस, रिलीज कौन कर रहा है, वाटर। तो अब देखो वाटर कितना रिलीज कर सकता है, तो वाटर का मास आप यहाँ पे लिखोगे ms डेल्टा T, यहाँ पे आप लिखोगे m इंटू एल, ये किसका होगा, आइस का होगा, आइस, ये किसका होगा, वाटर। तो आपको यहाँ पे देख लो, ये तो आपको फाइंड करना है m कितना मेल्ट होगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखो m इंटू एल, एल आइस के लिए कितना होता है 80 इज इक्वल टू m वाटर कितना दिया हुआ है आपके पास 80, वाटर के लिए s का वैल्यू 1 होता है, डेल्टा T, डेल्टा T आपके पास वाटर का टेम्परेचर 30 में से कहाँ तक जाएगा, वो 0 तक, तो 30 माइनस 0, तो ए कट हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 30 ग्राम आ जाएगा। आपको ग्राम में ही बताना है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास जो आइस है उसका टेम्परेचर दिया है -20 डिग्री सेल्सियस, आइस का टेम्परेचर है आपके पास -20 डिग्री सेल्सियस, और वो आप ऐड कर रहे हो वाटर में, तो वाटर का जो मास है आपके पास वो कितना है 50 ग्राम। अब वो जो उसका जो टेम्परेचर है वाटर का वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रीच, अच्छा अब जो फाइनल टेम्परेचर है ना मिक्सचर का वो कितना हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ फाउंड दैट 20 ग्राम ऑफ आइस इज स्टिल अनमेल्ट। तो ये है ना कैसे अनमेल्ट है, तो पहले तो आप एम लिखोगे, आइस लिखोगे, और कैसे अनमेल्ट है, अनमेल्ट कितना है आपके पास 20 ग्राम। तो देखो आइस अनमेल्ट है 20 ग्राम, तो टोटल आइस होगा ना, टोटल वो मान लो आप टोटल आइस m है, तो मेल्ट कितना हुआ होगा, अगर मेल्टिंग आइस आपको लिखना है तो m आइस मेल्ट क्या लिखोगे m -20 ग्राम, किस में आ जाएगा ग्राम में,
तो अब देखो आपको क्या बताना है, द अमाउंट ऑफ आइस एडेड टू वाटर वॉज क्लोज टू अमाउंट ऑफ आइस, तो मीन्स ए एम का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा वो। तो देखो यहाँ पे आपके पास दो सिचुएशन है, क्यू आपके पास एक एब्जॉर्ब करेगा एक रिलीज करेगा, तो क्यू क्या लिखोगे आप, एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू रिलीज्ड। एब्जॉर्ब यहाँ पे कौन कर रहा है, आइस, रिलीज कौन कर रहा है, वाटर। तो देखो आगे यहाँ पे आपके पास जो आइस है वो आपके पास, अच्छा वो क्या कर रहा है, तो सबसे पहले आइस का जो टेम्परेचर है, आइस का टेम्परेचर के लिए बात कर दिया है -20 डिग्री सेल्सियस। तो जब स्टार्टिंग में आइस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो आप आइस की जगह लिखोगे MS डेल्टा टी। उसके बाद क्या होगा, अब ये डेल्टा टी -20 डिग्री सेल्सियस से 0 पे पहुंचेगा, उसके बाद थोड़ा सा आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये कौन सा है, मेल्ट वाला है, और इतनी एनर्जी कहाँ से वो एब्जॉर्ब करेगा, वाटर से। तो वाटर का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना है आपके पास, 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, 0 तक। तो यहाँ पे MS डेल्टा टी किसके लिए आएगा, वाटर। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले m का वैल्यू आपके पास कितना है, देखो आपने m कंसिडर किया है, ये 1/2 होता है, आइस के लिए इसका वैल्यू 1/2 होता है। डेल्टा टी तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 20 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे मेल्ट कितना हो चुका है, तो मेल्ट का आपके पास कितना हो जाएगा, मेल्ट वाला m-20 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा 80, आपको L पता है ना कितना होता है, 80 होता है। तो अभी यहाँ पे वाटर का मास कितना दिया हुआ है आपको 50, यहाँ पे तो वैल्यू 1 आएगा, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी आपके पास है वाटर का कितना है 40 में से, अच्छा 40 से वो 0 तक पहुँच रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो आप इसको आगे फर्दर सोल्व करो, तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10m प्लस यहाँ पे हो जाएगा 80m माइनस 1600 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000। अब आगे बढ़ो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप फर्दर सोल्व करो। तो 80 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 90m, और यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस 1600, तो 90m इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐड करो तो 63, तो आपके पास m इज इक्वल हो जाएगा 360090, m इज इक्वल टू 40 ग्राम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। देखो आपके पास जो Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी होता है ना, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी। तो यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है ना, उसको हम C कहते हैं, और इसका नाम क्या होता है, थर्मल कैपेसिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42, आपको यहाँ पे क्या दिया, द हीट इज फ्लोइंग थ्रू 2 cylindrical rods of same मटेरियल दोनों का सेम है, the diameters of the rods are in the ratio। तो आपके पास d1/d2 डायमीटर का जो रेशियो दिया हुआ है ना, वो 1/2 दिया हुआ है, एंड the lengths are in the ratio। तो लेंथ का जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2/1। if the temperature difference between their ends is same, तो अगर डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी वो कैसा सेम है, the ratio of rate of flow of heat through them will be। तो इसमें जो हीट का फ्लो होगा ना, उसका जो रेशियो होगा ना, वो आपको बताना है उसका रेशियो क्या होगा। तो देखो आपके पास क्या फॉर्मूला है,
तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, के ए डेल्टा टी बाई एल, यहाँ पे T1 आता है, यहाँ पे अच्छा रेट ऑलरेडी बोल दिया है, रेट बोल दिया तो यहाँ पे टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, के ए डेल्टा टी बाई यहाँ पे एल, के ए डेल्टा टी बाई एल। तो फर्स्ट के लिए 1, इसके लिए 2 और यहाँ पे 1 2। अब मटेरियल तो सेम है, मटेरियल तो सेम है, इसकी वजह से जो के होगा वो सेम रहेगा, डेल्टा टी भी सेम है। तो Q1 बाई Q2 ये रेट है, रेट को हम प्रेजेंट कर रहे हैं Q1 और Q2 से। तो डेल्टा टी कट हो जाएगा, के कट हो जाएगा। अब आपके पास ए होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे 1 है तो आप क्या लिख सकते हो, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L2 बाई L1। अब इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करो और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2 करो, तो डायरेक्ट R1 बाई R2 को आप क्या लिख सकते हो, D1 बाई D2 का होल स्क्वायर इंटू L2 बाई L1। तो D1 बाई D2 का वैल्यू आपको कितना दिया, 1 बाई 2 का स्क्वायर इंटू, अब इसका आपको उल्टा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, 1 बाई 2, तो 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 2, तो 1 बाई 8 हो जाएगा, 1 बाई 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो आपके पास 2 आइडेंटिकल स्क्वायर रोड्स ऑफ मेटल आर वेल्डेड एंड एज शोन इन फिगर। अब आपको देखो 20 कैलोरीज ऑफ हीट फ्लोज थ्रू इन इट। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास 20 कैलोरी हीट फ्लो करने के लिए जो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 मिनट। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा ना, सेम अमाउंट ऑफ, देखो यहाँ पे क्यों कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 20 कैलोरी। तो यहाँ पे भी अगर हीट का फ्लो अगर आपको 20 कैलोरी रखना है तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम होगा वो टी डेज कितना होगा वो आपको बताना है। देखो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखो टाइम चाहिए आपको, दोनों का फ्लो ऑफ हीट सेम है, तो डायरेक्ट Q1 इज इक्वल टू Q2 कर दो आप। देखो दोनों का जो हीट है, हीट तो सेम ही है, तो Q इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, के ए डेल्टा टी, यहाँ पे T1 आएगा अपॉन क्या आएगा L, यहाँ पे के ए डेल्टा टी, यहाँ पे T2 आएगा अपॉन L, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ वो तो देख लेंगे हम, 1, यहाँ पे 2। देखो यहाँ पे K1 K2 नहीं आएगा, K1 K2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास दोनों मटेरियल है ना वो आइडेंटिकल है, तो यहाँ से कट होगा। आपको क्या बताना है, T2 बताना है। अब T2 बाई T1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, T2 बाई T1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, डेल्टा टी तो कट हो जाएगा ना, डेल्टा टी कट हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्स्ट के लिए है वो ओनली कितना है, यहाँ पे पहले तो इसका ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट के लिए देखो यहाँ पे ओनली ए है और इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, 2L है, ठीक है, और इसके लिए जो टाइम है वो T1 है, इज इक्वल टू, अब दूसरे का एरिया A इंटू ए 2A हो जाएगा, यहाँ पे 2A, इसके लिए टाइम T2 लग रहा है, और इसके लिए जो लेंथ है टोटल लेंथ वो L ही है, तो यहाँ पे L से L कट होगा, A से A कट होगा, तो T2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, T1 बाई 4 आएगा। तो T1 का वैल्यू कितना है आपके पास, 4 मिनट है, तो 4 मिनट बाई 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा T2 इज इक्वल टू 1 मिनट। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास 44, यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 2 रोड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो आपको थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो दिया हुआ है, K1 बाई K2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5/4। द 2 रोड्स ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम थर्मल रेजिस्टेंस। तो आपको A1 इज इक्वल टू A2 दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू R2 दिया हुआ है, विल हैव द लेंथ इन द रेशियो। तो आपको लेंथ का रेशियो क्या होगा ना, L1 बाई L2, उसका आंसर बताना है। तो देखो ये आप कैसे कर सकते हो, तो आपको तो पहले ना R सेम दिया है तो R से हम स्टार्ट करते हैं। देखो R आपको सेम दिया है तो R1 इज इक्वल टू R2 लिख सकते हो, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, बट रो क्या होती है, रजिस्टिविटी 1 अपॉन रजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे 1 बाई K1, यहाँ पे L1 बाई A1 इज इक्वल टू 1 बाई K2,
L1 बाई A2। अब आपको तो एरिया सेम दिया हुआ है, और अच्छा एरिया सेम दिया हुआ है, और आपको अच्छा तो आपको क्या बताना है, L1 बाई L2 बताना है। ए कट हो जाएगा क्योंकि इसका रीज़न क्या है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे 2 आएगा ना, L2, तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, K1 बाई K2 हो जाएगा। तो K1 बाई K2 का वैल्यू 5/4, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 5/4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 rods ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, एंड मटेरियल ट्रांसफ़र ए गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 12 मिनट। यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 12 मिनट है, अच्छा सॉरी 12 सेकेंड। और व्हेन दे आर जॉइंट एंड टू एंड, अच्छा बट व्हेन दे आर जॉइंट लेंथ वाइज, अच्छा अब ऐसा आप जॉइन कर रहे हो, देन दे विल ट्रांसफ़र सेम हीट इन सेम कंडीशन इन। तो अब देखो यहाँ पे मान लो क्यू हीट फ्लो करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे भी यही सेम हीट फ्लो करने के लिए आपके पास जो टाइम कितना लगेगा वो आपको बताना है। तो दोनों में जो हीट का फ्लो हो रहा है वो तो सेम है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 लिख सकते हो, इज इक्वल टू Q है। तो Q का फॉर्मूला आपके पास क्या है, KA डेल्टा T अपॉन L है, यहाँ पे 1 1 आएगा, और दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है, KA2 डेल्टा T, यहाँ पे क्या आएगा, L2 आएगा। तो अभी आपको क्या बताना है, अच्छा यहाँ पे T1 आता है और यहाँ पे आता है T2 का वैल्यू बताना है। तो डेल्टा T कट हो जाएगा, K भी कट हो जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन में आपके पास एरिया ओनली A है, लेंथ L प्लस L2 L है, और यहाँ पे आएगा T1 इज इक्वल टू, सेकेंड सिचुएशन में आपके पास 2A एरिया है और इसका जो लेंथ है वो कितना है, L है, और यहाँ पे टाइम कितना आएगा, T2 आएगा। तो आपके पास T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1/4 हो जाएगा। तो T1 का वैल्यू आपके पास कितना है, T1 12 है, 12 सेकेंड अपॉन 4 कितना हो जाएगा, ये 3। तो आपके पास T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2। नेक्स्ट देखो आप, द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड in thermal steady state are at 100 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively. The temperature at the center of the rod is, देखो अगर आपके पास एक ऐसा रोड है ना, तो यहाँ पे एक का जो टेम्परेचर है ना 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, इसका टेम्परेचर कितना होगा ना, वो आपको बताना है। देखो मटेरियल आपके पास सेम है, आपको मिड पॉइंट पे बताना है। तो अब क्या कर सकते हो, देखो आप है ना, आपको पता है यहाँ से जितना हीट फ्लो होगा उतना ही यहाँ पे होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस TC डिवाइडेड बाई R लिखोगे, R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, TC माइनस 20 अपॉन R2, बट यहाँ पे R1 इज इक्वल टू तो R2 है, R1 इज इक्वल टू R2 है, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस TC अपॉन R, TC माइनस 20 अपॉन R, दोनों कट हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 2T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, तो T इज इक्वल टू 120/2, तो 60 हो जाएगा। आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखो आपको इस सिचुएशन में क्या बताना है, तो जंक्शन ए जो पॉइंट है ना उसका टेम्परेचर क्या होगा ना वो बताना है। आपको पता है हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, हायर टेम्परेचर कहाँ पे है, 090, ये हायर टेम्परेचर है, उसका फ्लो लोअर टेम्परेचर की ओर होता है, यहाँ से ये से। तो आपको पता है यहाँ से जितना हीट अंदर जाएगा उस दोनों का एडिशन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो एक Q1 है एक Q2 है, तो ये कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे Q जा रहा है तो Q1 प्लस Q2 होगा। तो आप कैसे कर सकते हो, तो वही इक्वेशन आप यूज़ करो, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, अच्छा आप दूसरा डायरेक्ट, अब यहाँ से कितना हीट जाएगा वो आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 90 माइनस ये आप, अच्छा पर टाइम लिख लो आप, हीट पर टाइम, तो हीट करंट हो जाएगा। तो आप वो कैसे हीट करंट को कैसे लिख सकते हो, आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस फर्स्ट के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा
90, अब इसका टेम्परेचर आप एज्यूम कर लो TC है, तो 90 माइनस TC डिवाइडेड बाई इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना ले लो आप, R ले लो, इज इक्वल टू प्लस आपके पास 90 माइनस TC अपन इसका भी रेजिस्टेंस R ले लो, और यहाँ पे TC माइनस टेम्परेचर कितना है 0, इसका रेजिस्टेंस R। देखो तीनों का रेजिस्टेंस सेम क्यों है, उसका रीज़न है आपके पास तीनों की लेंथ सेम है, तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और तीनों सेम मटेरियल के हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, मटेरियल मीन्स रो, लेंथ सेम है L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ये कट हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे 180 माइनस 2TC इज इक्वल टू TC, तो 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3TC, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 60 इज इक्वल टू TC, तो आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर 2 rods ऑफ सेम लेंथ एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स S1 S2, कंडक्टिविटी K1 K2 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको A1 A2 दिया है, एंड बोथ हैविंग टेम्परेचर T1 T2 एट देयर एंड्स, इफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल, देन जो कंडक्शन मीन्स Q आपको सेम दिया हुआ है, ठीक है, तो Q सेम दिया हुआ है, तो Q इज इक्वल टू KA डेल्टा T बाई आप क्या लिख सकते हो, L लिख सकते हो, KA डेल्टा T बाई आप L लिख सकते हो। ये आपके पास, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास सेम टाइम के लिए बात कर रहा है, रेट आपसे पूछ रहा है ना, तो बाई T ले लो आप, बाई ऑलरेडी आपने T कर दिया है, अच्छा तो यहाँ पे T नहीं आएगा। अब सुनो आपको क्या क्या अलग यहाँ पे ये अलग लेना है आपको, ये भी डिफरेंट है, और यहाँ पे लेंथ के लिए क्या, अच्छा लेंथ सेम है तो ये कट हो जाएगा, और डेल्टा T भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये कितना है 2 है, तो K1 A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 A2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो यहाँ पे 2 वॉल्स ऑफ थिकनेसेस, अब देखो आपके पास है ना इस टाइप का सिचुएशन है, फर्स्ट का जो थिकनेस है वो D1 है, और दूसरे का जो थिकनेस है वो D2 है, और उसकी जो कंडक्टिविटी है यहाँ पे K1 है और इसका है K2, दोनों को कांटेक्ट में रखा। इन द स्टेडी स्टेट इफ द टेम्परेचर्स एट द आउटर सरफेसिस, तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 ले लो, यहाँ पे टेम्परेचर T2 ले लो, तो टेम्परेचर एट द कॉमन वॉल, तो यहाँ पे जो TC का वैल्यू होगा ना वो कितना होगा वो आपको बताना है। अच्छा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा है, सेम है। देखो यहाँ से जितनी हीट फ्लो होगी उतनी यहाँ पे होगी, तो आप क्या लिखोगे T1 माइनस TC अपन क्या आप लिखोगे R लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे TC माइनस T2 अपन यहाँ पे भी क्या लिखोगे R2। अभी आपको पता है कि R की जगह आप क्या लिख सकते हो T1 माइनस TC, यहाँ पे 1/K1, फर्स्ट का जो लेंथ है थिकनेस D1 अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे TC माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1/K2, यहाँ पे थिकनेस है D2 और यहाँ पे A है, A से A कट हो जाएगा। आपको तो कॉमन टेम्परेचर TC बताना है, तो देखो A ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे K1 बाई D1 T1 माइनस TC इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा K2 बाई D2 TC माइनस T2। तो आपको यहाँ से TC को सब्जेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा K1 बाई D1 T1 माइनस K1 बाई D1 TC इज इक्वल टू K2 TC डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू K2 T2 बाई D2। यहाँ से आप एक साइड TC को करो, तो यहाँ पे K2 TC K1 TC यहाँ पे है D2, यहाँ पे है T1, इसको यहाँ पे भेज दो K1 T1 बाई D1, यहाँ पे K2 T2 बाई D2। तो वहाँ से, अच्छा वहाँ से कॉमन क्या आएगा, वहाँ से कॉमन TC आ जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा तो यहाँ पे आप K1 T1 बाई D1 प्लस K2 T2 बाई D2, वहाँ से TC कॉमन ले लो, तो TC इज इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या आएगा K1 बाई D1 प्लस
K2 बाई D2। अच्छा, अब आपको तो TC चाहिए, तो इसको आपको, अच्छा यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप LCM ले सकते हो। तो LCM ले लोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे D2 K1 T1 प्लस D1 K2 T2, यहाँ पे क्या आएगा D1 D2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा TC K1 D2 प्लस D1 K2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा D1 D2। D1 D2 कट हो जाएगा, तो TC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D2 K1 T1 प्लस D1 K2 T2 अपॉन क्या हो जाएगा K1 D1 प्लस, अच्छा K1 D2 प्लस D1 K2। कौन सा ऑप्शन है देख लो, K1 T1 D2, K1 T1 D2 D, अच्छा પછી आपके उसके बाद क्या है D1 K2 D2 K2 D2, और नीचे है 1 2 1 2। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्या दिया, 2 स्फीयर्स मेड ऑफ सेम सब्सटेंस हैव डायमीटर्स इन द रेशियो। आपको D1 बाई D2 बोला है, कितना है 1/2 है। डायमीटर का जो रेशियो होगा वही किसका होगा, रेडियस का रेशियो होगा। अभी आपको क्या बताना है, देयर थर्मल कैपेसिटीज आर इन द रेशियो। तो थर्मल कैपेसिटी मीन्स आपको C1/C2 का वैल्यू कितना होगा ना वो बताना है। देखो थर्मल कैपेसिटी आपके पास जो होती है ना C1/C2, और C इज इक्वल टू आप MS लिख सकते हो, MS, यहाँ पे भी MS। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S होता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो आपके पास मटेरियल है वो सेम है, तो यहाँ पे M1/M2 आ जाएगा C1/C2। अब M की जगह आप रो भी लिख सकते हो, दोनों का मटेरियल सेम है तो रो सेम आएगा। यहाँ पे V1 आएगा, यहाँ पे V2 आएगा, और यहाँ पे V इज इक्वल टू आपके पास स्फीयर है तो 4/3 पाई R³ होगा, तो यहाँ पे R1/R2 का क्यूब। तो R1/R2 का जो वैल्यू आपके पास है 1/2 है, 1/2⁻3, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।